मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अंग्रेज़ों की बंगाल विजय के भाग 2 में। हमने चर्चा की थी प्लासी के युद्ध तक, और आपने देखा था प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के रूप में मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठाया, और ये पूरी तरह यहीं से बंगाल अंग्रेज़ों का प्रायोजित राज्य बन गया। अब होगा क्या कि मीर जाफ़र कोई भी कार्य स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर पाएगा, और अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप बंगाल की राजनीति में लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। बंगाल की विजय में क्लाइव की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आरकाट के घेरे से लेकर के प्लासी तक क्लाइव छाया रहा था, और प्लासी के युद्ध के बाद इनाम स्वरूप क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, और क्लाइव की कृपा पर मीर जाफ़र पूरी तरह निर्भर था। मीर जाफ़र गद्दी तो प्राप्त करने में सफल रहा, लेकिन कोई भी स्वतंत्र निर्णय नहीं कर पा रहा था। सीधे जो भी उसके मातहत अधिकारी थे, अधीन अधिकारी थे, सीधे अंग्रेज़ों से संपर्क करते। एक यूजलेस टाइप का हो गया नवाब। यही रीज़न है, अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के चलते चाह कर भी मीर जाफ़र बिहार के उप गवर्नर राजा राम नारायण, पूर्णिया के उप गवर्नर युगल किशोर, है ना, आदि को अपने पदों से नहीं हटा पाया। उड़ीसा के राजा राम सिंह हों, पूर्णिया के युगल किशोर हों, बिहार के राजा राम नारायण हों, नवाब के आदेश की बराबर अवहेलना कर रहे थे, और नवाब चाह कर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बीच में अंग्रेज आ जा रहे थे। मैंने कहा था कि जब तक क्लाइव भारत में रहा तब तक कोई बड़ा संकट नहीं आया मीर जाफ़र के सामने। लेकिन फरवरी 1760 में क्लाइव वापस इंग्लैंड चला गया, और कुछ समय के लिए अस्थायी गवर्नर हालवेल 1760 में ही, और फिर तुरंत हालवेल के बाद वेंसीटार्ट स्थायी गवर्नर बने बंगाल के। हालवेल और वेंसीटार्ट ने मीर जाफ़र से लगातार धन की मांग की, लेकिन उन मांगों को पूरा करने में मीर जाफ़र ने असमर्थता जताई। वेंसीटार्ट समझ गए कि अब ये हमारे लिए यूजलेस है, और इसीलिए वो मीर जाफ़र के खिलाफ वक्तव्य भी देना शुरू करते हैं। तनाव बढ़ता है बंगाल के गवर्नर वेंसीटार्ट और मीर जाफ़र के बीच। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के विरोधी डचों के भी संपर्क में आते हैं, सपोर्ट शुरू करते हैं। तनाव बढ़ता जाता है। जब ये जानकारी मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को होती है कि नवाब मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के बीच तनाव चल रहा है, तो खुद ही मीर कासिम बंगाल के गवर्नर वेंसीटार्ट से संपर्क करते हैं, और स्वयं को नवाब के रूप में प्रस्तुत करते हैं। परिणाम स्वरूप वेंसीटार्ट मीर जाफ़र पर आरोप लगाता है कि ये डचों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, और मीर जाफ़र को 15,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर गद्दी से हटा दिया जाता है, और कलकत्ता में रहने दिया जाता है। और मीर जाफ़र को हटाने के बाद बंगाल के गवर्नर वेंसीटार्ट किसे, मीर कासिम को मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठाते हैं। इसके बदले मीर कासिम बंगाल के गवर्नर वेंसीटार्ट को 5,10,000 रुपये नकद, साथ में अंग्रेजी कंपनी को
क्या दिया जाता है मीर कासिम द्वारा? बंगाल के वर्धमान, चटगांव तथा मिदनापुर जिले की जमींदारी भी दी जाती है। और क्या दिया जाता है अंग्रेजों को? मीर कासिम अंग्रेजों को हुगली नामक प्रसिद्ध नगर भी देता है। साथ ही सिलाहट से होने वाले चूना व्यापार के लाभ में आधा भाग देना भी, अंग्रेजों को आधा भाग देना भी मीर कासिम स्वीकार करता है। ठीक है। बहरहाल मीर कासिम योग्य था। उसके कारनामों से लगता है तो ऐसे ही है कि बस वो ये चाह रहा था एक बार बंगाल की गद्दी मिल जाए तो मैं अंग्रेजों को भी देख लूंगा। ये योग्य था। इसने मीर कासिम ने स्वतंत्र प्रकृति का परिचय दिया। अंग्रेजों के षड्यंत्रों का अड्डा बन चुकी राजधानी मुर्शिदाबाद से निजात पाने के लिए इसने राजधानी बदलकर मुर्शिदाबाद से क्या कर दी? मुंगेर। मुर्शिदाबाद के स्थान पर किसे? बिहार में पड़ता है प्रेजेंट टाइम में, मुंगेर को राजधानी बनाया। ठीक है। कैसे बक्सर की युद्ध की ओर बढ़े हम ये देख रहे हैं। मुंगेर को राजधानी बनाया और नई राजधानी मुंगेर में तोड़दार बंदूक बनाने का कारखाना स्थापित किया, है ना। और एक फ्रांसीसी ब्रायन को के नेतृत्व में कारखाना स्थापित किया। ब्रायन फ्रांसीसी था। फिर मुंगेर में ही अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक जर्मन वाल्टर रीनगार्ड को नियुक्त किया, जिसे नवाब क्या कहता था? समरू। ये जर्मन था। ये बड़ा प्रिय था नवाब मीर कासिम का। तो तोड़दार बंदूक बनाने का कारखाना फ्रांसीसी ब्रायन के नेतृत्व में, सेना के आधुनिकीकरण के लिए वाल्टर रीनगार्ड उर्फ समरू को नियुक्त किया और अनेक राजस्व सुधार लागू किए। अधिकारियों से खिजरी जमा नामक एक कर जो छुपाया जाता था अधिकारियों द्वारा, वो वसूला। कोष की स्थिति मजबूत बनाई, सैन्य स्थिति मजबूत बनाई और अपनी स्थिति मजबूत बनाने के बाद अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के माध्यम से किए जा रहे व्यापार पर बातचीत प्रारंभ की। अंग्रेजों को फर्रुखसियर के फरमान द्वारा ये अधिकार मिला था कि कंपनी के माल के लिए अंग्रेज अधिकारी दस्तक या पास जारी कर सकेंगे। अंग्रेज इसका जमकर दुरुपयोग करने लगे थे। प्लासी के युद्ध के बाद तो दुरुपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कैसा दुरुपयोग मैं बता चुका हूँ आपको। इतना जान लीजिए कि ये कंपनी के माल के लिए था और कंपनी के अधिकारी जब खुदा को दस्तक यानी पास जारी करना है, कहीं टैक्स नहीं देना, तो निजी माल भी खरीद कर निर्यात करने लगे। इतना नहीं, जो अच्छा संपर्क रखते थे भारतीय व्यापारी अंग्रेजों से, उन्हें दस्तक बेच देते थे। तो एक तरफ 40%, कुछ मामलों में 40% तक टैक्स दे रहे थे अन्य अंग्रेजों के अलावा अन्य व्यापारी बंगाल सूबे के, वहीं पर 0% में कोई बिना टैक्स के ही दस्तक जारी कर व्यापार कर रहे थे अंग्रेज। बंगाल के राजस्व को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। ठीक है। इसीलिए इस मुद्दे पर दस्तक का दुरुपयोग किए जाने के मुद्दे पर नवाब मीर कासिम ने बंगाल के गवर्नर वेंसीटाट से बातचीत शुरू की। कोई समझौता नहीं हो पाया तो मीर कासिम ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नाराज होकर जो कदम उठाया वही बक्सर के युद्ध का कारण बना। क्या कदम उठाया? आंतरिक व्यापार से समस्त कर हटा लिए। कि अब मेरे व्यापारी, अंग्रेजों के अलावा अन्य मेरे व्यापारी भी कोई टैक्स नहीं देंगे, वो भी फ्री में व्यापार करेंगे। अंग्रेजों की मोनोपोली समाप्त, उनको एक तरफा लाभ मिलना बंद हो गया। और इस नवाब मीर कासिम द्वारा आंतरिक व्यापार से कर हटाए जाने के कारण अंग्रेजों को जब लाभ मिलना बंद हो गया तो अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच तनाव बढ़ता गया, है ना। और परिणाम बक्सर का युद्ध होता है,
कैसे? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध का कारण क्या था, आंतरिक व्यापार से समस्त कर हटाया जाना नवाब मीर कासिम द्वारा। कर हटाए जाने के बाद कलकत्ता परिषद दो अंग्रेज अधिकारियों को, जिनका नाम था एमायट और हे HEY, इन दो अधिकारियों को नवाब मीर कासिम के पास 11 मांगें लेकर भेजते हैं। नवाब मीर कासिम अंग्रेजों की एक भी मांग मानने से इनकार कर देता है। तब कलकत्ता परिषद एक्शन लेती है नवाब मीर कासिम के खिलाफ। क्या एक्शन लेती है? कलकत्ता परिषद आदेश जारी करती है कि ये आदेश कब? जुलाई 1763 में कलकत्ता परिषद द्वारा मीर कासिम को हटाकर पुनः किसे नवाब बनाया जाता है? पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। 2 बार कार्यकाल है मीर जाफर का बंगाल के नवाब के रूप में। अब ये 1763 से 65 तक रहेगा। ठीक है। तो बक्सर का युद्ध किसके समय होगा? बक्सर के युद्ध के समय नवाब कौन होगा? यहां मैं लिख दिया हूं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। मीर कासिम की मीर जाफर, ये 2 बार पीसीए से पूछा गया है। बक्सर के युद्ध के समय नवाब कौन था? मीर जाफर। ये 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ठीक है। तो कलकत्ता परिषद जुलाई 1763 में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब घोषित करती है और पटना के अंग्रेज मेजर एलिस को आदेश देती है कलकत्ता परिषद कि वो पटना पर अधिकार कर ले। जब ये बात, ये मुंगेर में मौजूद है, जब ये बात पता चलती है मीर कासिम को, तो वो मुंगेर से कहाँ जाता है? पटना की ओर। मुंगेर और पटना के बीच रास्ते में पड़ता है एक प्लेस उदय नाला, और उदय नाला नामक स्थान पर अंग्रेज मेजर एडम्स मीर कासिम को पराजित करता है। पराजित होने के बाद मीर कासिम भागकर कहाँ जाता है? पराजित होने के बाद मीर कासिम भागकर जाता है पटना। कहाँ? पटना पहुँचता है समरू के साथ, है ना। और पटना में मेजर एलिस सहित 148 अंग्रेजों का कत्ल करा देता है। कौन? मीर कासिम। तो इसे क्या कहते हैं? पटना हत्या कांड कहा जाता है। किससे जुड़ा है पटना हत्याकांड का नाम? मीर कासिम से। ये मेजर एलिस सहित 148 अंग्रेजों का पटना में कत्ल करा देता है। अंग्रेजी सेना पीछा करती है, तो ये पटना से भागकर कहाँ जाता है? पहुंचता है अवध। पटना से भागकर अवध पहुंचता है, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, और सुजाउद्दौला के दरबार में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पहले से मौजूद थे। यहाँ मैं बता दूँ आपको, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम के बीच कभी संबंध अच्छे नहीं रहे थे। इसके बावजूद अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने मीर कासिम को संरक्षण दिया। क्यों? अभी हालिया शोधों से पता चलता है कि मीर कासिम का विरोधी होते हुए भी अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने मीर कासिम को शरण दी। इसलिए दी कि मीर कासिम को अंग्रेजों को सौंपने के बदले सुजाउद्दौला अंग्रेजों से विशेष सुविधाएं हासिल करेगा, और गुप्त वार्ता भी अंग्रेजों से इसके लिए सुजाउद्दौला करता रहा, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। अंत में अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब
शुजाउद्दौला के कहने पर ही, शुजाउद्दौला की पहल पर ही, ध्यान दीजिए, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम ने अवध के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना से युद्ध करने का निर्णय लिया और उसी का परिणाम था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं को पराजित कर दिया था बक्सर के युद्ध में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, युद्ध शुरू होने के पहले ही मीर कासिम भागकर दिल्ली चला गया था। ये युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, दिल्ली भाग गया था मीर कासिम। ठीक है, मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना इस युद्ध में विजयी रही। बक्सर के युद्ध में हारने के बाद भी शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के सामने हथियार नहीं डाले और अंत में मई 1765 में हुआ कड़ा का युद्ध। कड़ा के युद्ध में पराजित होने के बाद, अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शुजाउद्दौला ने आत्मसमर्पण किया, अंग्रेजों के समक्ष हथियार डाले। ठीक है, और बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव पुनः बंगाल का गवर्नर बनकर 1765 में भारत आया, 1765 के प्रारंभ में, और क्लाइव ने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ अलग अलग संधियां की। इन संधियों का परिणाम बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अंग्रेजों का अधिकार होना और बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना के रूप में सामने आया, है ना। तो देखें, क्लाइव द्वारा की गई संधियां एवं बंगाल में द्वैध शासन। किस युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव द्वारा की गई संधियां, और इसका परिणाम क्या है? बंगाल में द्वैध शासन। पहली संधि बंगाल के नवाब से। बक्सर के युद्ध के बाद 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी, है ना। और उसके स्थान पर क्लाइव भारत आ चुका था दोबारा बंगाल का गवर्नर बनके। उसके स्थान पर नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब क्लाइव ने घोषित किया और फरवरी 1765 में ही नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित किया और नजमुद्दौला से संधि की। और इस संधि के तहत क्या, नजमुद्दौला से, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से बंगाल का मतलब बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के निजामत अधिकार, निजामत का मतलब फौजदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। ठीक है, प्राप्त किए। फिर ध्यान दीजिए,
दूसरी संधि, अब दूसरी और तीसरी जो संधियां हैं ये इलाहाबाद में हुई, इसलिए इन्हें इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कहा जाता है। दूसरी संधि किससे है? मुगल सम्राट से। मुगल सम्राट से कहाँ हुई? इलाहाबाद में। कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। इसीलिए इलाहाबाद की प्रथम संधि कहते हैं। इस संधि के तहत 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान जारी किया गया, जिसके तहत बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों ने प्राप्त किए, है ना। बदले में क्या मिलेगा दिया मुगल सम्राट को? इसके बदले यानी मुगल सम्राट द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दिए गए। इसके बदले अंग्रेजों ने अवध से कड़ा और इलाहाबाद जिले, छोटा सा ग्राफ ध्यान दीजिएगा समझने के लिए। अवध से, मान लीजिए ये अवध है आपका, तो अवध से कड़ा और इलाहाबाद जिले छीन कर किसे देंगे? मुगल सम्राट को, है ना। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार देने के पश्चात के बदले मुगल सम्राट को कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध से छीनकर अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया मुगल सम्राट को। साथ में मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। और इसी समय से इलाहाबाद में अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय रहने लगे। बाद में मराठे अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त करा के दिल्ली ले जाएंगे, है ना। 12 अगस्त 1765 से अंग्रेजों के पेंशनर हो गए। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना अंग्रेजों ने स्वीकार किया। और जो तीसरी संधि हुई वो हुई 16 अगस्त इलाहाबाद में। किससे? अवध से, अवध के नवाब से सुजाउद्दौला। ये भी कहाँ हुई? इलाहाबाद में। इसीलिए इलाहाबाद की दूसरी संधि कहा जाता है इसे। 16 अगस्त 1765 को। किसकी पहल पर बक्सर का युद्ध हुआ था? सुजाउद्दौला की। सबसे लास्ट में अंग्रेजों के सामने किसने घुटने टेके? सुजाउद्दौला ने। सबसे घाटा बक्सर के युद्ध में शामिल होने वाले भारतीयों में किसका हुआ? अवध के नवाब सुजाउद्दौला के, यानी अवध का हुआ। कैसे? देखिए, इस संधि के तहत 50 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना अवध से वसूला गया। किसने वसूला? अंग्रेजों ने। कड़ा और इलाहाबाद जिले अवध से छीनकर मुगल सम्राट को दे दिए। इतने नहीं, बनारस, जिसमें गाजीपुर भी शामिल था, बनारस की जागीर, अंग्रेजों ने बनारस की जागीर अपने हितैषी बलवंत सिंह को दिलवाई। किसको? बलवंत सिंह। तो बनारस के प्रथम राजा हुए बलवंत सिंह। बनारस का राजघराना क्रिएट हो गया। तो बनारस की जागीर अंग्रेजों ने अपने हितैषी बलवंत सिंह को दिलाई, जो अवध में शामिल था, बनारस, गाजीपुर। बस ये था कि शर्त ये रखी गई कि 22.5 लाख रुपए वार्षिक राजा बलवंत सिंह 22.5 लाख रुपए वार्षिक अवध को अदा करेंगे और अवध के नियंत्रण में जागीरदारी बनारस की संभालेंगे। ठीक है। ये तीसरी बात, अवध में अंग्रेजी सेना तैनात कर दी गई। बहुत चतुराई से काम किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजी सेना तैनात कर दी गई अवध में। और इस सेना का खर्च भी किसे देना था? अवध के नवाब सुजाउद्दौला को, यानी अवध के जो भी नवाब होंगे उन्हें देना था। अब ध्यान दीजिए, यहां अंग्रेजी सेना तैनात करके उत्तर भारत में निगरानी करेंगे अंग्रेज, और यहीं से अवध का दोहन शुरू हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा अवध का लगातार दोहन किया जाएगा। इसीलिए तो अवध को अंग्रेजों की दुधारू गाय, धायमा कहा जाता है ना। इस प्रकार आपने एक चीज देखा, द्वैध शासन कैसा। शासन के कितने मामले होते हैं? 2 ही मामले होते हैं, फौजदारी और दीवानी। आज भी
दीवानी मतलब रेवेन्यू, राजस्व, फौजदारी, कानून व्यवस्था। तो क्लाइव ने बंगाल के नवाब से संधि करके कौन, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के फौजदारी अधिकार प्राप्त कर लिए, ठीक है। और मुगल सम्राट से क्या प्राप्त कर लिया, दीवानी अधिकार। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के फौजदारी और दीवानी अधिकार प्राप्त कर अंग्रेज बंगाल के वास्तविक शासक बन गए। तो अधिकार तो खुद अपने पास रखे, लेकिन उत्तरदायित्व तो किस पर डाला, भारतीयों पर। देखिए, नजमुद्दौला को गद्दी से नहीं हटाया, फौजदारी अधिकार प्राप्त कर लिए, कहा नवाब साहब आप गद्दी पर बैठे रहिए, ठीक है, अधिकार, बंगाल के शासक हम हो गए, लेकिन हमारी तरफ से आप गद्दी पर बैठे रहिए, गद्दी पर बने रहिए, है ना, और हमारी तरफ से फौजदारी मामलों का उत्तरदायित्व निभाइए, और इस उत्तरदायित्व को निभाने के बदले हम कितना, नवाब साहब आपको 53 लाख रुपए वार्षिक देंगे। देख लीजिए, बंगाल का नवाब अब अंग्रेजों का वेतन भोगी कर्मचारी बन गया, ठीक है। अधिकार अंग्रेजों के पास, फौजदारी अधिकार, उत्तरदायित्व कौन निभाएंगे, अब बंगाल के नवाब। उसी तरह दीवानी अधिकार मुगल सम्राट के फरमान द्वारा प्राप्त कर लिए, और बंगाल में दीवानी मामलों का उत्तरदायित्व मोहम्मद रजा खां को, बिहार में सिताब राय को, है ना, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को सौंपा, ठीक है। यानी अधिकार अंग्रेजों के पास, उत्तरदायित्व भारतीयों के पास। अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच इस अजीबोगरीब विभाजन को ही क्या कहा जाता है, द्वैध शासन, ठीक है। और ये द्वैध शासन काल, 1765 से लेकर 1772 तक जारी रहा, ये द्वैध शासन काल। और इस द्वैध शासन काल में आपसे पूछा जाए बंगाल के गवर्नर कौन हुए द्वैध शासन काल में, क्लाइव 1765 से 1767, फिर इसके बाद पहले कौन, क्लाइव 65 से 67 तक, फिर वेरलेस्ट 1767 से 69 तक, और फिर कार्टियर 1769 से 72 तक। ये द्वैध शासनकाल में बंगाल के गवर्नर रहे। और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आता है बंगाल का गवर्नर बनकर। और वारेन हेस्टिंग्स द्वैध शासन बंगाल में समाप्त कर अधिकार और उत्तरदायित्व तो दोनों संभालता है। द्वैध शासन वारेन हेस्टिंग्स समाप्त कर देता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा गया बंगाल का अंतिम नवाब कौन है, तो द्वैध शासन काल में नवाब कौन कौन रहे। एक तो आपने देखा कौन, नजमुद्दौला, फिर नजमुद्दौला के बाद सैफुद्दौला, और सैफुद्दौला के बाद कौन, मुबारकुद्दौला। 1765 से 66, सैफुद्दौला 1766 से 70 और मुबारकुद्दौला 1770 से 72। द्वैध शासन समाप्त, तो सैफुद्दौला अपदुस्त। भले इनकी मृत्यु बाद में होती है, यानी बंगाल के मुबारकुद्दौला अपदुस्त कर दिए गए, और बंगाल के अंतिम नवाब कौन हुए, मुबारकुद्दौला, ठीक है। इस द्वैध शासन काल में बंगाल को जमकर लूटा गया। इसीलिए सरदार के.एम. पडिक्कर ने द्वैध शासन काल को बंगाल में डाकू राज्य की संज्ञा दी है। इतना लूटा गया, इतनी लोगों की हालत दयनीय हो गई कि बंगाल में यही
द्वैत शासनकाल के दौरान लूट का ही परिणाम है कि बंगाल में 1770 ईस्वी में जमकर अकाल पड़ा, है ना। और इसी अकाल के दौरान 1770 में सन्यासी विद्रोह हुआ। इस सन्यासी विद्रोह की जानकारी बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से आपको मिलती है। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह अंग्रेज बंगाल पर अधिकार करने में सफल रहे। इसके आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।